अस्सलाम वालेकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं अब्दुल वहाब दावर। किसी ने मुझे कहा कि आप चुपके चुपके देख लें, तो मैंने सोचा कि चुपके चुपके देख लेते हैं। तो जब मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी, लेकिन जब देखा तो एहसास हुआ कि पहले सीन में ही सबसे बड़ा फॉल्ट है। आयजा खान के पास जो किताब प्योर केमिस्ट्री ओ लेवल्स की थी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है या कौन सा कॉलेज है जहाँ पर बीएससी के अंदर प्योर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो भी ओ लेवल्स की। तो ये पहले ही सीन में इतना बड़ा फॉल्ट दिखा दिया उन्होंने। मीनू बेचारी लेने तो मकई गई थी, जिसके लिए उसको थोड़े पैसे भी बोरो करने पड़े, लेकिन आई तो पापड़ लेकर। इसको देखकर मुझे अपने दूर के रिश्तेदारों का एक बच्चा याद आ गया, जो कि लेने तो अगर लेमन गया है तो मैंगो लेके आ जाता था। तो ये वाली चीज़ जो थी बड़ी ही मुझे मज़ेदार लगी कि यार आते और जाते और चीज़ें ऑर्डर करते हुए, जिसका उसने ऑर्डर किया है चेंज होना, ये तो एक कॉमन सी बात है। कौन बनेगा पहले पति, ये एक सबसे बड़ा मसला था कि जी दोनों कजन जो आपस में 1 साल का एज डिफरेंस है और दोनों की फैमिली से चक्कर में कि पहले शादी किसकी होगी, कि पहले लाड़ा कौन बनेगा। ये चीज़ तो मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि 2 कजन जिनका आपस में 10 साल का एज डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली इस चक्कर में कि पहले शादी किसकी होगी, पहले घोड़ी कौन चढ़ेगा। दोनों फैमिलीज इसी चक्कर में थी, पहले हादी की शादी होगी या फाजी की। इसी चक्कर में बैठे बैठे दोनों आपस में तंग भी थे। वो कहने के जी मुझे मना किया है घर वालों ने कि तुम्हें नहीं बताना, हालांकि आपस में अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं बता रहे। इस पूरे फैमिली ड्रामा के अंदर कोई फुप्पी नहीं थी, लेकिन फफे कुटनियों का किरदार दादियों ने कर दिया। 2 दादियां जो कि आपस में सौकने भी हैं, उनकी जो कोल्ड वार या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 आपस में चलती रही। इस चक्कर में बेचारे मासूम बच्चे बलि का बकरा बनते रहे। उनके आपस में कहते हैं एक दूसरे से लड़ाई, रंजिशें, ये करना वो करना, उसको बुरा कहना, उसको बुरा कहना, हर मौके पर एक दूसरे से लड़ पड़ना। ये सारा जो सिनेरियो था, ये तो हमारी फैमिलीज में भी होता है। हमने अक्सर देखा है कि 2 खवातीन या 2 ग्रुप्स आपस में तजाद कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और बाकी लोग इससे महसूस हो रहे होते हैं, चाहे वो शादी का मौका हो या किसी का जनाजा हो। सबसे तकलीफ दे बात जो मुझे लगी कि बड़ों की लड़ाई में बेचारे बच्चे बलि का बकरा बन गए। उनका जो इफेक्ट उन बेचारे बच्चों पे आ गया। बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और यहाँ तक कि मोहब्बत भी कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ों की जो है सख्त रवैया कि यार ये नहीं वो नहीं, ये चीज़ें, इस चीज़ों का जो असर है बेचारे बच्चों पे भी आ रहा है। फिर आगे आगे चल के आहिस्ता ऐसा थोड़े से इख्तलाफात भी पैदा हो गए। वैसे हर फैमिली के अंदर एक अब्बा जी या चाचा जी होते हैं जो कि कंजूसी में अपनी मिसाल आप होते हैं। हर मामले पर, हर मसले पर उन्होंने कहना कि ये चीज़ खर्चा हो गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, कुछ सस्ता सा काम कर ले, ऐसा काम कर जिसमें पैसे बचें। और हर वक्त पैसों का हिसाब रखते रहेंगे, 1-1, 2-2 रुपया, 100-100 रुपये का हिसाब रखते रहेंगे कि यार पैसे बचा लें, हम किसी तरह पैसे बच जाएं, बाकी खैर है। चाहे दुनिया जहन्नुम में जाए, घर वालों का नुकसान हो, किसी को मेडिकली कोई चीज़ मिले ना मिले, किसी को कोई फ़ायदा हो, नुकसान हो, शादी ब्याह, हर चीज़ पर उन्होंने अपने पैसे बचाने होते हैं। तो इस तरह के अंकल्स हर जगह मौजूद होते हैं। फिर एक मजलूम सी अम्मा होती है जिनके शौहर नामदार इंतकाल कर चुके होते हैं। वो हर वक्त यही कहती रहती हैं कि मैं मर कर उनको क्या मुँह दिखाऊंगी। ऐसी खवातीन होती है जिन्होंने जिंदगी में ना अपने बंदे की एक बात नहीं माननी होती। कोई बात जो है ना उन्होंने इस पर ना अमल करना होता है, ना कुछ सोचना होता है, बल्कि अपनी मनमानी करनी होती है। लेकिन जब बंदा मर जाता है तो उसका नाम इस्तेमाल करके अपनी जो अंदर की थॉट्स होती है, अपने एहसास, जज्बात या जो थिंकिंग है, जो माइंड सेट है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। हर बात में यही कहती हैं कि मैं मरकर उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। भाई जो आपका तरबूज जैसा मुंह है, आपने वही तो दिखाना है। फिर सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज जो उन्होंने दिखाई है वो है बेंजामिन सिस्टर्स। बेंजामिन सिस्टर्स का तो उन्होंने नाम ही बदनाम के बेचारियों का, लेकिन खैर बेंजामिन सिस्टर्स का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि 3 बहनें जो मिलकर साजिशें रच रही हैं। अगर बेचारे भाई की कहीं एंगेजमेंट हो ही गई है मर मरा के, तो उसके फियांसी की जान की दुश्मन हो जाती है। बात बात पर कि जी रिश्ता खत्म करो, रिश्ता खत्म करो, ये हमने नहीं करनी, शादी नहीं करनी, लड़का हाथ से निकल गया। फिर अगर धक्के से हादसाती तौर पर बेचारी की शादी हो गई है, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाँ जी, ये क्या, ये जोरू का गुलाम बन गया है, ये तो ऐसे हो गया है, ये तो बीवी के थल्ले ही लग गया है। ये चीजें जो है, ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जब भाई भाभी को घर से निकाल रहा होता है तो आपा की जरदानगी या जनानगी जाग उठती है और वो कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इखलाकियात
اپنی جگہ بھائی اگر اخلاقیات کی اتنی ہی بات کرنی ہے تو پہلے کر لیں. لیکن یہ بات ہے کہ جب وہ نکال چکا ہوتا ہے تو ڈیورس پیپرز کی تیاری کا مشورہ سب سے پہلے وہی دیتی ہیں. یہاں تک کہ 10 لاکھ روپے کے ایسیٹس بھی پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ جائیے یہ تو 12-13 لاکھ کا جیولری ہے, اس کو بیچیں اور حق میں اس کے منہ پہ ماریں. اچھا ساری باتیں ایک طرف, لیکن جو سستے عاشقوں کے جو اچھے اور خوبصورت اور خوبرو ڈائلاگس تھے ان سے نوجوان بہت محسوس ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ دنیا کا پہلا نکاح تھا جس میں لڑکے کو لڑکی کا نام تک سننے کو نہیں ملا. اس کو تو پتہ نہیں چلا کہ اس کی شادی یا نکاح اس تک کس سے ہو رہا ہے. یہ انڈیا کی فلموں میں, انڈیا کی کلچر میں ہوتا تھا. ہندو ریلیجن کے اندر وہ نام نہیں بتاتے بلکہ لڑکی یا لڑکی گھونگھٹ نکال کے یا صحرا سامنے لا کر پھیرے لے لیتے ہیں. پھر بعد میں چلتا ہے او یہ تو وہی تھا جس سے شادی نہیں کرنی تھی, اور پھر جناب کہتے ہیں دنگل شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ہلچل فلم میں دیکھا تھا. لیکن اس طرح تو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا. جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو لڑکے کو بھی نام لے کے پوچھا جاتا ہے اور لڑکی کو بھی نام لے کے پوچھا جاتا ہے. ویسے دلچسپ بات یہ کہ چپ کے شادی کرنے کا انہوں نے کانسیپٹ تو دے دیا, لیکن یہ کانسیپٹ ریئل لائف میں نہیں ہو سکتا. باقی کرس کارٹر کی کتاب دا نائٹ اسٹاکر کو بھی انہوں نے دکھایا ہے, تو وہ بھی ایک اچھی کانسیپٹ دیا انہوں نے کہ بک ریڈنگ کی ایک ہیبٹ ڈالنے کی کوشش کی لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ بھی گھر میں جب ٹائم ملے, جتنا بھی فارغ ٹائم ملے تو کتاب پڑھیں, کتابوں سے دوستی کریں. یہ ایک اچھا کانسیپٹ تھا. باقی یہ ایک اچھا فیملی ڈرامہ تھا, مجھے تو باقی بہت مزہ آیا دیکھ کے. ٹھیک ہے کرٹکس اپنی جگہ, لیکن بہت عرصے کے بعد ایک اچھا فیملی ڈرامہ دیکھنے کو ملا ہے. پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو فیملی فرینڈ آتا تھا, فیملی فرینڈ لوگ بہت پسند بھی کرتے تھے اور وہ ایک اچھا فیملی ڈرامہ تھا. اس کے بعد اگر کوئی اچھا فیملی ڈرامہ آیا ہے تو یہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ سٹ کام تھا, یہ ایک پراپر ڈرامہ تھا, لیکن اس کا کانسیپٹ بہت اچھا ڈالا انہوں نے. ارسلان نصیر صاحب کی انٹری ہوئی ہے ٹی وی ڈرامہ انڈسٹری میں, تو ہم ان کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. ساتھ میں ایمن سلیم بھی آئی ہیں, تو ان کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں ہم کہ آپ کو بہت بہت کامیابیاں ملیں اور اس ڈرامے کے بعد آپ اور بہت اچھا کام کریں. سوڑیوں کام چپ کے رکھو. اس کے علاوہ عائزہ خان, عثمان خالد بٹ نے بھی بہت اچھی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. یہ چیز جو ہے بہت مزیدار لگی مجھے. خیر اچھا لگا. باقی جتنے بھی ایکٹرز تھے, فرحان علی آغا اور بہت سے ایکٹرز جنہوں نے اپنا رول پلے کیا, سب نے ایک اچھی پرفارمنس دی ہے اور باقی دیکھ کے مزہ آیا. میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بھی چپ کے ضرور دیکھیں. اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ بھائی واہ. باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کی مختلف ویب سائٹس پر فالو بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے دعوت پروڈکشن اور محبتیں بانٹیں. فی امان اللہ.